कब आपको लगा कि मैं ही ईश्वर हूँ? तुम्हारी ही चेतना में सब कुछ हो रहा है। जब तुम सही में देखोगे, एक्चुअल में तुम सिर्फ अपने आप को देखते हो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही नहीं हो। तुम्हारे पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि तुम किसी भी चीज का योग कर पाओ, तब बनोगे महायोगी, महादेव। हमारा जो मेंटल प्रोजेक्शन है या जो हमारा माइंड है वो इन्फिनिटी में चीजों को समझने के लिए पैटर्न्स ढूंढ रहा है। ये क्या इल्यूजन है दिमाग के? 5 सत्य होते हैं। एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य मतलब इस शरीर का सत्य है। फिर उसके बाद आएगा विष्णु का सत्य कि वो एक ही तरीका नहीं हो पैटर्न को देखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस पैटर्न को देखने के। ये पूरी भी एक प्रोजेक्शन है। तो वहाँ पे आता है नग्न सत्य, शिव का सत्य, और उसके बाद आता है पूर्ण सत्य। जब तीनों सत्य को मिला दो, यदि मैं इसको माया बोल रहा हूँ और इस माया में मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो वो कैसे हुआ? असत्य के अंदर सत्य कैसे बोला जा सकता है? कि ये शक्ति का सत्य है और वो शिव का सत्य है, शून्य का सत्य है। और उसके बाद जब वो दोनों मिल जाएंगे, अटल सत्य है। आईआईटी के बाद कुछ काम किए? 1 साल फिर कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाया मैंने। कॉलेज के टाइम पे मैंने बहुत सारे फिलोसॉफी के कोर्सेज किए, निश्चय को पढ़ा, फ्रॉइड को पढ़ा, ये सब। तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन था कि अभी लाइफ में करे क्या यार, मतलब तो मैंने रिजाइन किया वहां से, और मैं मुझे पेड़ देख रहा मुझे साक्षात। अब तुमको ये समझ में आएगा कि अनकंडीशन किसी चीज को देखना क्या होता है। सारी फिलोसफी ये मानती है कि चेतना पहले आई, जगत बाद में आया, और विज्ञान कहता है कि जगत पहले आया और फिर चेतना आई थ्रू एवोल्यूशन। नहीं, आप उसको पहले और बाद का करोगे तो फंस जाओगे। और नारी स्वरूप नहीं देख रहे हो कि आधा शिव आधा शक्ति है। ऊपर से भी देख लो उसको शिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे से भी देख लो शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए तो पूर्ण सत्य बोला गया ना उसको। पहले बाद कहाँ पे होता है? काल में। इसका मतलब आप अभी भी टाइम डायमेंशन में अटके हुए। प्रेम और आध्यात्म में क्या संबंध है? और शिव शक्ति का प्रेम हो जाएगा ना, कि शक्ति को उसने पूरा एक्सेप्ट कर लिया, किसी भी फॉर्म में आती। तू काली बनेगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेट जाऊंगा, और यदि मैं महाकाल बनूंगा तो तू मुझे शांत कराएगी फिर गोरी बल के। वो है ना प्रेम। आप माफ कर देते हैं पिता को? हाँ, माफ करने में दिक्कत नहीं है। यदि मैंने माफ ही नहीं किया होता तो मेरे को वो चीज समझ में नहीं आती ना जब मैंने लिखी हुई है। तो माफ तो मैंने उसी टाइम पे कर दिया था कनाडा में, तभी मेरे को वो काइंड ऑफ लाइक वो अहंकार क्षीण होकर वो रियलाइजेशन आया। योग में जब सिद्धियां आती हैं, ये सिद्धियां ऐसी हैं कि जो आपको वापस माया में फंसाएंगी और मोक्ष से दूर ले जाएंगी। क्या आप फंस रहे हैं? ये भी मैं तो इसको भी साधना ही मानता हूँ कि मैं इतनी सारी माया के अंदर रह के क्या मैं वो कर पा रहा हूँ, कि तुम माया के अंदर कितने गहरे में जाके और फिर भी उस सत्य से जुड़े रह जाओ। शक्ति के अंदर भी पूरा एक्सप्लोर करो, बट शिव से भी जुड़े रहो। जय कृष्ण मूर्ति या सदगुरु? नहीं यार, ये मत कराओ। अबे जी, दुनिया माने या ना माने कि आप महादेव हैं, लेकिन मैं मान लिया, क्योंकि जिस तरह से वैष्णो देवी जाते हैं तो चढ़ाई करके इतना चलकर फिर माता रानी दर्शन देती हैं। आपके भी दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। 15-20 किलोमीटर चले हैं फिर आपके दर्शन में, तो आप महादेव से कम है नहीं। कब आपको लगा कि आप पूर्ण तरह से आप अपने आप में ईश्वरत्व को देखने लगे? आप ईश्वर मान लिए कि मेरे अंदर ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूँ? नहीं, वो जैसे आप ये वाली बुक आपने पढ़ी ना, उस टाइम पे मैंने एक वो इंस्टाग्राम पे भी डाला था, यू आर द वर्ल्ड, कि तुम्हारी ही चेतना में सब कुछ हो रहा है। जब तुम सही में देखोगे कि एक्चुअल में किस चीज के कॉन्शियस हो, तुम अपने आप के कॉन्शियस हो, तो तुम फंस जाते हो ऑब्जेक्ट में, बाहर वाले संसार में। एक्चुअल में तुम सिर्फ अपने आप को देखते हो, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही नहीं हो। क्योंकि तुम देखते हो किसी चीज को, जैसे पेड़ को देखते हो, तो तुम पेड़ को देख ही नहीं पाते, तुम सिर्फ वो पेड़ की जो तुम्हारी रिफ्लेक्शन है उसको देख पाते हो। तो सारा खेल तुम्हारे अंदर ही हो रहा है। तुमने ही वो आइडेंटिटीज बनाई है और तुम ही उन आइडेंटिटीज के साथ में बीच में खेल रहे हो चेस की तरह। कि हाँ, अब ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो ये वाली चीज तो उसी टाइम में समझ में आ गई थी मेरे को कि लाइक जो कृष्ण मूर्ति बोलते थे ना, कि तुम ही हो, वो चेतना जो है वही सब कुछ है। उसके बाद फिर वो वही था कि फिर क्योंकि तुमको ये बेसिक चीज समझ आया, तुमको लगता है कि जीवन में क्या करें फिर, तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। बट फिर वो प्रारब्ध जो वापस आया तो फिर सीरियसली लाइक इसका और डेप्थ के अंदर जाके, क्योंकि ये क्या हो गया ना कि इस लाइक शून्य तक तो तुम पहुंच गए, और कृष्णमूर्ति का जो तरीका है वो तरीका भी नहीं है, उस लाइक कूदने वाला तरीका है। तो तुमने कोई सीढ़ियां वीडिया भी नहीं बनाई। तो फिर मैंने बाकी जैसे सीढ़ियां एक्सप्लोर की जो है ध्यान के जो तरीके हैं, जो सीढ़ी वाले जो तरीके हैं वो कैसे काम करते हैं, या काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं। तो उसमें फिर पूरा लाइक अलग अलग ज्ञान के अंदर भी बहुत सारी चीजें पढ़ना, बहुत सारे लोगों से मिलना भी, बहुत सारी चीजें जाके सीखना, प्रैक्टिकली करना भी।
तो वो सब किया। तो पिछले लाइक पद यात्रा की, चारों धामों की, तो हर एक उस चीज को बेसिकली अब वो ऐसा ही हो गया कि कहीं ना कहीं भगवान ने बोला कि ठीक है तूने ये एग्जाम तो क्लियर कर लिया है बट इसको तेरे को पूरा ही क्लियर करना है मतलब। तो अब वो वही चल रहा है कि अब कुछ भी ना बचे ना इसके अंदर, सब चीजों का योग कर दो। तुम्हारे पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि तुम किसी भी चीज का योग कर पाओ, तब बनोगे महायोगी, महादेव। आपको लग सकता है, दर्शकों को लग सकता है कि भाषा की सुंदरता के लिए मैंने ये उपमा दी थी कि वैष्णो देवी हम गए तो माता ने दर्शन दिया, तो कुंभ में जब मैं इतना चल के आया तो आपने दर्शन दिया। पर भाषा की सुंदरता मात्र नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ कह रहे हैं। कोई आपको डिप्रेस्ड बता रहा है, कोई बता रहा है कि कोई पागल व्यक्ति है, कोई बता रहा है जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। हम भी बैकग्राउंड चेक करते हैं जब किसी से बात करने आते हैं। पर जो आपकी मैंने पुस्तक पढ़ी, पहला तो मैं इस चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा कि देश का हर एक बालक और हर एक बालिका, एक एक बच्चा इस पुस्तक को पढ़े। लोगों ने पुस्तक नहीं पढ़ी है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है, जो इस तरह के क्लेम करते हैं। कम पढ़ी है, नहीं तो उनको समझ में आता ना कि ये वाली चीज तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बहुत पहले भी समझ ली थी। मैं इस पुस्तक को जिस दिन उठाया हूँ, कल उठाया हूँ सुबह, जे कृष्णमूर्ति के बाद मुझे किसी ने हिलाया है। ये है, मैंने टीम को बोला नंबर निकालो, मुझे जाना है, मिलना है और मुझे चरणों में गिरना है। क्योंकि आपने जो लिखा है, मतलब मेरा वो भाव शायद मैं अभी नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ, लेकिन अद्भुत है। एक व्यक्ति को वो बातें इससे समझ में आ सकती हैं जो वो जीवन भर ढूंढ रहा है। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि किस प्रश्न के उत्तर के लिए सब कुछ छोड़ दिए? वो क्या प्रश्न मन में उठा या बदलता गया ना प्रश्न। जैसे कॉलेज के टाइम पे मैंने बहुत सारे फिलोसॉफी के कोर्सेज किए, पोस्ट मॉडर्निज्म, नीत्शे को पढ़ा, फ्रॉइड को पढ़ा, ये सब। तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन था कि अभी लाइफ में करे क्या यार, मतलब क्या करना चाहिए वो जानने के लिए। प्रैक्टिकली मैं क्या करूं, मैं 40 साल तक जीऊं, 50 साल तक जीऊं, मैं कि शादी करूं ना करूं, किससे क्या चीज होगी, पैसा कमाऊं ना कमाऊं, किस चीज से खुशी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जैसे घर की या सिचुएशन की वजह से ये तो समझ में आ गया था कि पैसे से और इन सब मटेरियल चीजों से खुशी नहीं मिलती। क्योंकि मैंने तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही देखा था घर के अंदर। भाई यार यहाँ पे तो सब कुछ संपन्न है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है इनके पास, तो इसका मतलब कुछ और चीज है जो इंसान को फंसाती है। तो वो वाला तो काइंड ऑफ लाइक पहले ही वैराग्य हो गया कि हाँ मुझे IIT के बाद किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जाऊं, नौकरी करूंगा, ये तो करना ही नहीं है। पहले ही वो काइंड ऑफ लाइक प्रारंभ तुम्हारा बना ही नहीं हो कर्म, तुम कर चुके हो या तो पहले ही। वही कितने दिन किए काम? कहाँ पे? IIT के बाद कुछ काम किए? हाँ ना, उसके बाद तो फिर मैंने फोटोग्राफी में जॉब चाहिए था बट वो मिला नहीं डायरेक्टली। मैंने प्रैक्टिस तो बहुत की थी, मैं फोटोग्राफी के अंदर भी बहुत वो करता था ना अभ्यास। लाइक 365 प्रोजेक्ट्स आप देखोगे तो वो पवई लेक है वहाँ पे, तो उस लेक के लाइक 365 हर रोज अलग अलग एंगल से तुम कैसे खींच सकते हो, दिन के अंदर, रात के अंदर, फिर लोगों को मिला के, लोगों की उसकी जो एसोसिएशन है कि कोई उसके अंदर लाइक कुछ अर्पित कर रहा है, या कोई ऐसे रोमांटिक कपल साइड में बैठा हुआ है, या कोई मछुआरा है उसके अंदर, समझ रहे हो ना, सबका उससे कनेक्शन, उस लेक का काइंड ऑफ बहुत किया ना मैंने वो प्रैक्टिस। तो बट वो दुनिया में वो ब्रांड को ही रिकॉग्नाइज करते ना, तो मेरे पास डिग्री वगैरह कुछ नहीं थी, डिग्री तो एरोस्पेस इंजीनियर की थी, तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो 1 साल फिर कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाया मैंने। कहाँ पे? ये IIT स्पेस मुंबई के अंदर। अच्छा। मोस्टली मैं डाउट वाली फैकल्टी में रहता था, मतलब हमको पढ़ाना इतना नहीं पड़ता था। इस लाइक जो बच्चे, जैसे आपने एक पढ़ लिया ना, एक फ्री वाला टाइम होता है, उसमें आप जा सकते हो, डाउट वाले लोग बैठे रहते हैं, किसी भी क्वेश्चन का तुमको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उससे आगे पूछ लो कि हाँ ये वाला सर बता दो कैसे होगा, ये बता दो कैसे डाउट होगा। सेशन लेते थे डाउट से हाँ, मतलब वो बैठे ही रहते थे, हम उसकी लाइक उसमें मोस्टली था। बीच बीच में एक आधी क्लास कभी ऐसे वो बोले लेने के लिए तो ले लेते थे कि हाँ इस वाले। उस टाइम पे भी मैंने ये वाला पढ़ना भी शुरू किया। एक और बंदा है ना, कौन है ये, रिचर्ड फीनमैन, उसकी वो फिजिक्स थी, क्योंकि वहाँ पे अब तुम कर ही रहे हो, फिजिक्स पढ़ा ही रहे हो, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा और देखते हैं डीप। मेरा बैठे बैठे तो रहते थे वहाँ पे, तो लाइब्रेरी में बुक रहती थी, वो रिचर्ड फीनमैन को पढ़ता रहता था एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कि चार्ज क्या होता है अपने आप में ही। तो मुझे एक बार उन्होंने कुछ 11th-12th की उनकी जो सरकारी स्कूल के साथ उनका कोलेब्रेशन था, तो वो ऐसा था कि तुम्हारे कोचिंग वाले वहाँ पे ही पढ़ाएंगे, कोलेब्रेशन का हिस्सा है वो, मतलब कि सरकारी स्कूल को तुम्हारी कोचिंग वाले टीचर मिलेंगे और उसके बदले में लाइक तो थोड़ा सा उनका जो प्रांगण वगैरह तुम यूज कर रहे हो। तो
उसके अंदर मैंने उनको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा रहा था, मैं उनको कभी पढ़ा रहा था कि तुम कभी सोचा चार्ज होता क्या है कि एक्चुअल में चार्ज करके कोई चीज होती ही नहीं है। इस लाइक कि कुछ हो रहा है तो हमने उसको बताने के लिए बस एक प्रॉपर्टी बता दी कि चार्ज, इस प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को मास बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को ऐसे बोलते हैं। गुण से समझ रहे। हाँ, वो गुण से समझ रहे। तुमने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उसमें एक पैटर्न निकाला और फिर एक उसमें अंदर कॉमनैलिटी निकाल के उसका नाम दे दिया। बट वो जब तक वो कंप्लीट एग्जॉस्टिव नहीं होगा, इसका मतलब वो फुल नॉलेज भी नहीं हो सकती। इसलिए साइंस की नॉलेज थोड़ा ऊपर नीचे होती जाती है कि जैसे जैसे उनको ज्यादा डेटा मिलता जाता है वैसे वैसे वो चेंज होती जाती है। अब इनफाइनाइट डेटा या कंप्लीट डेटा कभी ले नहीं सकते तुम यूनिवर्स का। वो उसी डायरेक्शन में टेंड कर रहे हैं ना कि हम दुनिया का सारा डेटा निकाल के क्या हम ऐसे एआई ऐसे कॉन्शियसनेस बना सकते हैं जो सब कुछ समझ जाए। सारा डेटा कैसे डालोगे? लेकिन सारा डेटा का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी को समझो ना, इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचा जा सकता 1 + 2 + 3 करके। तो उसका मैंने शॉर्टकट अलग बताया था। जैसे तुम ऑलरेडी समथिंग हो और ये एवरीथिंग है और ये नथिंग है, तो एवरीथिंग तक पहुंचने का एक तरीका है कि ये जो समथिंग है उसको हटा दो तो कहां पहुंच गए? नथिंग पे। नथिंग का उल्टा कर दो तो पहुंच गए एवरीथिंग पे। ये वाला जो आगे जाने वाला तरीका है उससे नहीं होता वो कि वो समथिंग एवरीथिंग बनना चाहे। उसके चक्कर में तो फंस जाता है इंसान। ये सारे असुर वही थे ना, अमर होना चाहते थे, एवरी टाइम होना चाहते थे कि हम टाइम के अंदर मरे ही ना। और कहाँ हुआ वो प्लस 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 करके वो चीज को अटेन करना चाहते हैं, लेकिन वो अटेन होती है शून्य पे बन के। नथिंग और इन्फिनिटी की बात चल रही है। बहुत से श्लोक पढ़े, बहुत दर्शन पढ़े। सनातन धर्म में शून्य और अनंत का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा, समझने का प्रयास किया कि कैसे शून्य और अनंत दोनों को ईश्वर बांधे हुए है। लेकिन आपकी पुस्तक में जो आपके डायग्राम्स मैंने देखे और जिस तरह से आपने बताया, मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, भारत का हर बच्चा समझ सकता है कि क्यों शून्य को अनंत बोला जाता है। ये पुस्तक आपने कब लिखी? A beautiful place to get lost। जब मेरे को स्टार्टिंग में समझ में आया तो सबसे पहले जैसे मैंने अपनी वहाँ पे मेरी दीदी भी रहती थी तो उनको बुलाया। मैंने कहा आओ भाई, मेरे को फाइनली सवाल मिल गया है। इतने टाइम से जो मैं ये सब कर रहा था, अलग अलग वो क्वेश्चन अलग अलग सवाल में जा रहा था, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ लाइक साधना तो जैसे फिलोसफी बहुत पढ़ी कॉलेज के टाइम पे। उसके बाद में धर्मशाला गया तो उस टाइम में ये सब को, रूमी को, इन सब को बहुत पढ़ा मैंने। तो कहीं ना कहीं जवाब तो तुम ढूंढ ही रहे हो, बस उसको तुम आध्यात्म नहीं बोल रहे हो, तब तक टैग नहीं लगाया वही। तो वो जब वो फाइनली जवाब मिला, ये सब हुआ, जैसे मेंटल हेल्थ का इश्यूज हुए तो मन को समझना, यार मन कैसे काम कर रहा है, ये मेरे खिलाफ ही क्यों काम कर रहा है, ये कैसा चक्कर है ये, मतलब समझ रहे हो ना। तो उसको समझना और फिर लास्ट में जब मेरे को जवाब मिला तो मैं लाइक हाँ अब आ जाओ, वो जवाब मिल गया। तो उनको बुलाया, मैंने उनको समझाया, बट वो ठीक है वो नहीं बात बनी। फिर मुझे लगा कि यार छोड़ो यार, इस दुनिया में मतलब जब कुछ है ही नहीं तो अपन यहाँ पे कोविड चल रहा था ना, वहां बंद क्यों बैठा हूँ, जब मौत से मुझे डर ही नहीं लगता। तो मैंने रिजाइन किया वहां से, 1 हफ्ते के अंदर ही सब रैप अप, और मैं मुझे पेड़ देख रहा मुझे साक्षात। क्योंकि पहले तो जैसे तुम, अब क्या है ना, अब तुमको ये समझ में आएगा कि अनकंडीशन किसी चीज को देखना क्या होता है। अभी तक तो वो पेड कंडीशन में देखा है, तब इससे जागरूक यार उसको मैं बिना अनकंडीशन के देखूंगा तो कैसा दिखेगा अब वो, बिना किसी फोर्स। हाँ, अब उस नदी को जो मैंने कंडीशन में देखी थी अब मैं यदि देखूंगा, क्योंकि मैंने काइंड ऑफ एक क्लैरिटी मिल गई विजन में। तो फिर मैं बोला भारत जाएंगे, अपना पेड़ वेड़ देखेंगे, जंगल देखेंगे। तो उस टाइम पे मैं लाइक वापस इंडिया आया और फिर वो पहाड़ पे चला गया, मनाली की साइड। तो पहला काम जॉब छोड़ने के बाद भारत आना, और कहाँ जाना? ये पहाड़ में मनाली जाना। मनाली। और मनाली जाके ये किताब लिखी थी। मनाली में ये किताब लिखी? मनाली 2 महीने और फिर एक महीना स्पीति के अंदर था। तो जो 3rd पार्ट है वो स्पीति में लिखा था। आप इसमें पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। एक जगह आप लिखते हैं, फोन देंगे क्या मेरा? मैंने इस किताब को इसको आप हर बार पढ़ोगे ना आपको अलग अलग समझ में आएगा, वो भी है इसके अंदर। जो कि वो इतने ज्यादा ओपन, मैंने बहुत ज्यादा ऐसे लिखा ना कि इसलिए कि मैं एक्चुअली में यूनिवर्स से बात कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो यदि वो इंसान सही में ऐसे करके पढ़ेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा कि सही में जीवंत किताब है वो। इस किताब को मैं पढ़ते पढ़ते रुक तो नहीं पाया। बहुत सी ऐसी बातें थी जिसमें मुझे अपने उत्तर भी मिले, कुछ मुझे कंफ्यूजन हुई, तो मैं सोचा मैं आपके समक्ष रखूंगा। आपने अभी बात की कि नथिंग से समथिंग की ओर जाके एवरीथिंग का रास्ता नहीं है। हाँ, एवरीथिंग जाना है तो नथिंग पे आके रिवर्स करिए। एक जगह आप लिखते हैं कि इट इज इनफिनिट येट द बेस्ट आई कैन डू इज नंबर्स।
हमारा जो मेंटल प्रोजेक्शन है या जो हमारा माइंड है वो इन्फिनिटी में चीजों को समझने के लिए पैटर्न्स ढूंढ रहा है। मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना है क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा उलझा के रखा हुआ है कि जो पैटर्न्स हम प्रकृति में ढूंढते हैं, जैसे आपने एक चिड़िया की कहानी बताई कि एक चिड़िया उड़ी, अब उसको अपने मनचाहे पेड़ पर बैठना है, लेकिन उसका मनचाहा जो पेड़ है उसके दिमाग की प्रोजेक्शन है, वो कभी बैठ नहीं पाएगी क्योंकि उसको मनचाहा पेड़ मिलेगा नहीं, क्योंकि रियलिटी वैसी है नहीं। तो जो दिमाग का प्रोजेक्शन है पैटर्न्स, तो क्या जो पैटर्न्स हम देख रहे हैं, चाहे वो फिबोनाची हो, चाहे वो दूसरे पैटर्न्स हो, गोल्डन रेशियो हो, ये सब जो पैटर्न्स हैं, ये क्या इल्यूजन है दिमाग के कि सच में पैटर्न्स प्रकृति में हैं? मतलब प्रश्न मेरा इसलिए ये है क्योंकि अगर पैटर्न्स, सही प्रश्न है। हाँ, अगर पैटर्न्स प्रकृति में एग्जिस्टिंग हैं तब तो हम कह सकते हैं कि रैंडमनेस नहीं है, और अगर आप ये मानते हैं कि दिमाग की प्रोजेक्शन है पैटर्न्स, तब तो रैंडमनेस को आप कैसे नहीं उसके लिए मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसका बहुत बार लोगों को बताया, तैयार करके रखा हो पूरा आंसर। तुम इसको सिर्फ सत्य के हिसाब से मत देखो, ये देखो कि 5 सत्य होते हैं। एक ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य मतलब इस शरीर का सत्य है कि अब इस शरीर के अंदर इंसानी ब्रेन के अंदर होके इंसानी इंद्रियों को लेके जो मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, अब इस शरीर के हिसाब से वो पैटर्न सत्य है। जैसे उल्लू को अलग पैटर्न दिख रहे होंगे, पक्षी को अलग पैटर्न दिखते होंगे, एनर्जी तो सेम ही है, बट वो इसलिए कि ये जो बॉडी है एक फॉर्म है, एक टाइप का मशीन है जिसके अंदर बैठ के एक ही टाइप से संसार दिख सकता है 5 इंद्रियों के थ्रू, या समझ रहे हो, एक स्ट्रक्चर है इसकी, हर एक उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर है। उस मशीन के अंदर बैठ के देखोगे तो यूनिवर्स अलग पैटर्न में दिखेगी। एक हनी बी को अलग पैटर्न दिखता होगा कि वो कैसे उस फूल तक पहुंचती है, वो कैसे उसको सेंस करती है रेडिएशन को। तो ये ब्रह्म सत्य हो गया। फिर उसके बाद आएगा विष्णु का सत्य। जब आप ये समझ लेते हो कि जब आप कि एक ही तरीका नहीं हो पैटर्न को देखने का, बहुत सारे तरीके हो सकते हो उस पैटर्न को देखने के। जो उस डायग्राम में भी समझाया ना कि वो सर्कल करके भी समझ सकते हो और वो रेडियल भी समझ सकते हो। तो हो सकता है कोई दूसरा जानवर सेम ही चीज कर रहा हो, फाइंड आउट वो भी कर रहा हो कि आगे चट्टान है, बट हम जैसे कर रहे हैं इंद्रियों के थ्रू वैसे ना कर रहा हो, उसका अलग कोई तरीका निकाला हो उसने। सबके अपने अपने पैटर्न्स हैं। और उसके बाद जैसे आपने उसी डायग्राम में था ना कि शून्य कि अब इन सब पैटर्न्स के ऊपर ये पूरी भी एक प्रोजेक्शन है। पैटर्न बनाने की जो एक टेंडेंसी है, ये भी पूरी प्रोजेक्शन है। तो वहां पे आता है नग्न सत्य, शिव का सत्य। तो बीच में जो सत्य था ये अर्ध सत्य था, ये था विष्णु का सत्य, जिसमें हम पैटर्न ड्रीम स्टेट, जिसे पैटर्न देख रहे हैं, बट सिर्फ इंसान की पैटर्न की बात नहीं हो रही है, सारे पैटर्न। तो सबसे पहले तो इंसान का पैटर्न समझना, ये समझना कि यार मैं तो मैथमेटिक्स के रूप में समझता हूँ क्या ये सत्य है। हाँ, एक तरीके से सत्य है। वो इंसान की मशीन उसको वैसे ही देख पा रही है। हमारी आय जैसे काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन करके लाइट और डार्क के बीच में, कैसे वो फॉर्म को बनाएगी, ये तो जिसने समझा है उसी ने तो आपके कंप्यूटर की बनाई ना स्क्रीन कि इतनी बल्ब जलाएंगे, इस बल्ब को थोड़ा इस लाइट में जलाएंगे, इसको इस लाइट में जलाएंगे तो ये इंसान दिखेगा। एक्चुअली में तो सिर्फ लाइट ही जल रही है ना, वहां पे कुछ नहीं कर रहे, आप लाइट को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो इंसान के लिए ब्रह्म सत्य है, ये इंसान होना ब्रह्म सत्य है। जीव होना मतलब कि उस चीज को कितने भी पैटर्न में देखा जा सकता है, सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, वो अर्ध सत्य, वो विष्णु का सत्य है। फिर उसके बाद कि वो पैटर्न के पीछे क्या है, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस डायग्राम में था ना, जिस स्पेस के ऊपर वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जिस स्पेस को पैटर्न अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो जो शून्य है, जो अनंत है, वो उसका सत्य है, वो शिव का सत्य है, नग्न सत्य है। और उसके बाद आता है पूर्ण सत्य, जो तीनों सत्य को मिला दो कि तीनों के तीनों सत्य है। कि हाँ, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ ये फॉर्म मुझे अलग दिख रही है, हनुमान की ये 3D में दिख रही है, क्योंकि ये लाइट एंड शेडो की वजह से। समझा ना, कॉलेज में समझाते थे कि एक सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है। जैसे मैं उसको शेड करता हूँ तो स्फीयर लगने लगता है। सो लाइट के इफेक्ट से ही वो चीज फॉर्म क्रिएट हो रही है भाई। तो ये सत्य है कि नहीं है? सत्य है, ब्रह्म सत्य है। बट क्या ये पूरा सत्य है? नहीं, पूर्ण सत्य नहीं है। तो इसको आप वैसे समझ सकते हो कंफ्यूजन होने की बजाय ना। पूर्ण सत्य जो है वो शिव शक्ति का सत्य है, जिसके अंदर तीनों लेयर सत्य है, कि ये भी सत्य है। और उसको आप वैसे भी समझ सकते हो कि तीनों आपके जो अवस्थाएं हैं, जैसे अभी हम इसको देख पा रहे हैं तो ये इंद्रियों के थ्रू किया हुआ एक्सपीरियंस है। फिर आप सपने में जाओगे, सपने में इंद्रियां काम नहीं करती हैं, बट फिर भी एक्सपीरियंस होता है। वो अर्ध सत्य का एक्सपीरियंस होता है। वो आपका मन का जो शरीर है
उसका ये भौतिक शरीर से इतना लेना देना नहीं है, तो आपको विष्णु के सत्य में पहुंच जाते हो। फिर जब गहरी नींद में जाते हो तो शिव के सत्य में पहुंच जाते हो। शून्य चेतना, चेतना है बट विषय नहीं है, मतलब अनंत स्पेस है बट स्पेस को डिफाइन करने का कोई पैटर्न नहीं है ऊपर कि इसको मैंने समझा कैसे है, कोई जाल नहीं बिछाया मैंने उसको समझने के लिए। उसके बाद पूरा तीनों का तीना सत्य है कि ये तो तूर्य अवस्था जो हो जाएगी ना वो पूर्ण सत्य है। ये तीनों के तीनों को योग कर दो तुम, कि तीनों भी अलग नहीं है। योग कर दिया ना, योग करना मतलब सबको जोड़ दो कि हाँ ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये भी सत्य। कैसे सत्य वो जोड़ दिया हमने उसको। अद्वैत कर दिया। अभी तक द्वैत में, अच्छा, अभी तक द्वैत के अंदर हो। पूर्ण सत्य आया शिव शक्ति का सत्य है कि जो माया में बैठ के है, यदि हम उसको असत्य बोलेंगे तो माया में बैठ के मैं कभी सत्य की बात कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने आप को झुठला रहा हूं। यदि मैं इसको माया बोल रहा हूं और इस माया में मैं बोल रहा हूं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और मैं सत्य बोल रहा हूं, तो वो कैसे हुआ? असत्य के अंदर सत्य कैसे बोला जा सकता है? तो वो दोनों को सत्य मानना पड़ेगा, शक्ति को भी कि ये शक्ति का सत्य है और वो शिव का सत्य है, शून्य का सत्य है। और उसके बाद जब वो दोनों मिल जाएंगे, अटल सत्य है जो निशब्द है। अब उसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, जो कि वहां पे कुछ है ही नहीं। लाइक संज्ञा, लाइक कुछ भी उस चीज के बारे में हो ही नहीं सकता ना। अब वो अटल सत्य है। तो आप इसको ऐसे समझोगे ना तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि क्या ये, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये जो मेडिकल वाले हैं क्या वो सत्य है जो काट के इलाज करते हैं? नहीं, वो ठीक है, वो सत्य है, वो ब्रह्म का सत्य है कि तुम इंसान को शरीर समझे हो तो शरीर को तुम ठीक कर रहे हो। बट फिर तुमको इंसान को मन भी समझना पड़ेगा। जैसे आध्यात्म के अंदर क्या करते हैं ना कि इच्छा शक्ति से भी बहुत सारी बीमारी तुम क्योर कर देते हो, तो वहां पे फिर वो फेल हो जाती है वो चीज। अब इन्हीं को तो कनेक्ट कर रहे हैं ना हम, अलग अलग चीजों को, अलग अलग फील्ड के अंदर जो अलग अलग नॉलेज है वो किस लेवल पे, उसको यदि सही जगह पे रखा जाए तो कनेक्ट हो जाएगी। फिर किसी को झुठलाने की सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं ये सत्य है, ये वाली टेक्निक आयुर्वेदिक सत्य है, ये सत्य नहीं है। समझ रहे हो? मन क्यों अशांत हुआ था आपका? अशांत मतलब अशांत मतलब जो आपने बोला कि मैं मन के विकारों से गुजरा, डिप्रेशन, तो उसको समझना चाहा कि मन मुझसे ही क्यों लड़ रहा है। कब मन आपसे लड़ना प्रारंभ कर दिया? बहुत पहले से ही, बचपन में भी। लाइक नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा थी ना मेरी लाइफ में, पॉजिटिव एलिमेंट्स थे ही नहीं। घर के अंदर भी कोई ऐसा हो जो तुमको एनकरेज करे, ऐसा कुछ नहीं था। इस काइंड ऑफ लाइक वो तुम अकेले ही काइंड ऑफ लड़ के लाइक तुम आगे, लाइक तुमको वो चीज करनी थी इसलिए की। जैसे मेरे को आईआईटी करने के लिए जनरली पेरेंट्स बोलते हैं ना, मेरे पेरेंट्स तो ड्रॉप करने के लिए मना कर रहे थे। जनरली लोग बोलते हैं ना कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, वो तो बोल रहे थे कि किसी कॉलेज में ले ले, पास में कोई नहीं। मैं लगा नहीं, मुझे करनी है, मैं समझता हूँ कि मैं उस स्तर का हूँ तो मैं करके दिखाऊंगा किस स्तर का हूँ। क्योंकि वो रिसोर्सेज नहीं होते ना, कई बार वही होता है हमारे यहाँ पे। तो जैसे किताबें में मैं कोचिंग की हुआ है, कोई तो लिख के गया था कि हाँ ये वाली लेके आया, फिर वो नई सड़क दिल्ली में जाके खरीद के लेके आया। वो आधी ऐसी किताबें थी वो बाहर वाली समझ में भी नहीं आती थी, फिर भी मैं उसमें कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता था कि हाँ कुछ समझ में आए। बट वो जब गाइडेंस मिल जाती है, जो समझाने वाले टीचर्स मिले, तब तो बहुत ही मजा आया ना। जब कोचिंग में जैसे पढ़ने में, वहां पे भी मैं, कौन सी है वो बुक, लाल वाली जो है ना, रेसनिक हॉलिडे, उसके कंसेप्चुअली बात करते ना वो बहुत। उसके जो पीछे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते थे उसके अंदर, उसके ऊपर खूब डिस्कशन करता था टीचर के साथ बैठ के। उसका वैसे कोई रेलिवेंस नहीं था कोचिंग में। कोचिंग कहाँ थी? ये नारायणा कालू सराय के। अच्छा, दिल्ली में। तो वहां से जैसे आप पूछा ना कि अशांति वाला, तो वो नेगेटिविटी तो थी। जैसे वहां से आए, फिर आईआईटी में पहुंचे तो वाली चीज लाइक इकट्ठी होती गई ना। फिर धीरे धीरे और भी जैसे लाइफ के अंदर जो हुआ। फिर मैंने एक बार जो मास्टर्स में जब मैंने इसमें विजुअल कम्युनिकेशन किया, तो अपने ये स्टोरी के ऊपर फिल्म बना ली। वही सवाल करके प्रोजेक्ट करने होते ना, उसके थ्रू वो काइंड ऑफ, मैं तो चाहता तो इन्हें होता है कि वो चीज यदि मैं उसको काइंड ऑफ फेस करूंगा तो वो चली जाएगी। बट वो ऐसा था कि मैंने छत्ता छेड़ दिया अपने अंदर। लाइक ऐसा होता है ना, तुम्हारे अंदर डार्कनेस होती है बट तुम देखना नहीं चाहते हो। ट्रॉमा ये सब क्या होता है, वही है नेगेटिव फीलिंग्स। तो मैंने वैसे ही छेड़ दिया और बिना प्रिपरेशन के। तो उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा डिसबैलेंस हो गया था मतलब। और फिर उसके बाद एक दो चीजें और हुई। लाइक एक बंदी थी, उसके साथ रिलेशनशिप था, तो उसने बताया कि जैसे उसका भी साथ ऐसे रेप वगैरह का इंसिडेंट हुआ है उसके साथ।
हाँ, तो फिर वो मेरी जो घर वाली जो इंसिडेंट थी वो सब सारा हेल्पलेसनेस वो सब ट्रिगर हो गया फिर से मेरे समाज के अंदर। यार ये सब क्यों होता है, पाप क्यों होता है, नेगेटिविटी क्यों है, ये सब सवालों में तुम फिर से उलझ गए ना भाई। बस वही लेके गया आगे आगे, वो फाइनली ठीक है शिव ने शांत कराई दिया। आप इतने उथल पुथल से गुजरे, उसके बाद भी आप लिखते हैं कि डिप्रेशन प्रकृति का तरीका है आपको संभालने का, ऐसा क्यों लिखते हैं? नहीं, क्योंकि वो फाइनली है तो सब तंत्र ही। दो तरीके से समझा जा सकता है इसको, या तो हमारी पास कोई फ्री विल नहीं है, सब कुछ तंत्र के हिसाब से हो रहा है ना, कि हमारे अंदर का सब्सटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, वो बाहर के सब्सटेंस से इंटरेक्ट करने की प्रॉपर्टी वो अपने आप कर रहा है नेचुरली। आपकी एक टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी के हिसाब से वो फुलफिल होती है, वो शरीर लेता है, और वो टेंडेंसी फुलफिल नहीं हुई फिर से नया शरीर लेगा। इट्स लाइक कि इक्वेशन टाइप से केमिकल रिएक्शन चल रही है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो आप उसको जब वैसे समझोगे तो आप समझोगे कि कोई भी चीज तुमने नहीं की है। बट उसको फिर दूसरा तरीका भी समझने का कि सारी चीज तुमने की है, या तो कोई भी चीज तुमने नहीं की है, सब भाग्य है, वैसे समझो उसको। या सारी चीज मैंने की है, वैसे भी समझ सकते हो। दोनों में ही सेम भाव पे पहुंचोगे। पहले वाले में समर्पण के भाव पे पहुंचोगे कि तुम करता नहीं हो, दूसरे वाले में रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव पे पहुंचोगे, वो अंदर देखने के भाव पे कि सब कुछ जो मुझे नेगेटिव दिख रहा है वो एक्चुअली में वहां पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे है। और बीच में बहुत गड़बड़ है। बीच में भी तो लोग झूल रहे हैं ना, वो उसमें तो फंस रहे हैं कि आधा भगवान चला रहे हैं, आधा हम चला रहे हैं। जब बढ़िया हो जाता है तो बोलते हैं हमने किया है, जब खराब हो जाता है तो बोलता है भगवान ने किया है, या सोसाइटी ने किया है, या उसने किया है। ये सही है? बीच में गड़बड़ है। भाई दोनों में क्यों कर रहे हो ना? या तो सब कुछ बढ़िया जो किया था वो भी उसने किया था, या जो खराब किया वो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, वो भी तुम ही कर रहे हो। इससे ही वो चरित्र हरण होता है ना। इसलिए क्यों बोलते हैं कि श्री राम का चरित्र, क्योंकि इससे तुम्हारी साइकोलॉजिकल जो बेस है ना वो स्टेबल क्रिएट होता है। नहीं तो अनस्टेबल बेस होगा, वो अहंकार जो है वो जहां पे उसको लेके जाएगा वहीं पे चला जाएगा। अभय जी, आज जब मैंने भी प्रारंभ किया था तो कहीं ना कहीं मन में ये आता था कि कहीं मैं सूडो साइंस की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप आईआईटी से, आपको बात समझ में आ रही होगी। एक मैं भी आईआईटी बैकग्राउंड, आईआईटी विशेषकर मेरे जीवन में अब उसका कुछ ऐसा प्रभाव नहीं है, और ना कोई वो मेरी विशेष वो एक जीवन का पड़ाव था। लेकिन चूंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो मन में एक ये आ जाता है कि जब आप फिलॉसफी की बात करते हैं और खासकर धर्म के ऐसे पहलुओं की बात करते हैं जिसके पीछे की साइंटिफिक बैकिंग आपको दिखती नहीं है, तो आपको लगता है कि आप सूडो साइंस में जा रहे हैं। फिर मन में ये प्रश्न उठे कि विज्ञान जो बता रहा है, क्या धर्म उसको फॉलो कर रहा है बाद में, या धर्म में भी ऐसी बातें हैं जो विज्ञान नहीं पहुंचा है? तो एक जगह मैं फंसा जहां मुझे लग रहा है कि धर्म के पास जो है, जो धर्म कहना चाह रहा है विज्ञान उससे उल्टा कह रहा है, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बनता है। उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैंने जितना दर्शन पढ़ा उसमें मुझे समझ में आता है कि सारे दर्शन, सारी फिलॉसफी ये मानती है कि चेतना पहले आई, जगत बाद में आया, और विज्ञान कहता है कि जगत पहले आया और फिर चेतना आई थ्रू एवोल्यूशन। तो आपको क्या लगता है? ये शिव शक्ति का सत्य हो गया ना। हाँ, समझे आपने? हाँ, ये बेसिकली तुम बोलोगे कि शिव से शक्ति बने कि शक्ति से शिव बने। हाँ, यही डिबेट चल रही है पूरी। हाँ, कि मैटर से चेतना बनी या चेतना कि चेतना से मैटर बना। तो वो वहां पे तो कर ही नहीं सकते ना इसको, एक ऊपर एक इसको ऊपर नहीं कर सकते वो, जो कि असली सत्य जो वो अटल सत्य है, जहाँ पे दोनों एक ही हो जाते हैं। चेतना और मैटर में कोई डिफरेंस नहीं, आप उसको पहले और बाद का करोगे तो फंस जाओगे भाई। अच्छा, क्योंकि वो फिर से हायरार्की बना रहे हो तुम शिव शक्ति के बीच में, अर्धनारी स्वरूप नहीं देख रहे हो कि आधा शिव आधा शक्ति है। अच्छा, तुम आदमी सोचते हो कि नहीं ये 40% है, ये 60% है, कहीं ना कहीं वही कर रहे हो ना। वो इक्विलिब्रियम में है। वो इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर मैं इस प्रकार से सोचता हूँ कि मुझे चेतना इसलिए है, मेरी चेतना के अनुसार जगत बनता है, तो ये भी गलत है, और जगत चेतना को जन्म देता है, ये भी गलत है। या दोनों को सही मानो ना, दोनों को गलत नेगेटिव में क्यों जा रहे हो? दोनों को सही मान लो ना कि ये भी सही है और ये भी सही है। कि पहले शक्ति मैटर पहले आया और मैटर ने अपने आप को अरेंज किया कि कॉन्शियसनेस डेवलप हुई,
ये इंसान वाली, या चेतना पहले आई और उसने शक्ति को अपने हिसाब से अरेंज किया कि इस फॉर्म के अंदर वो एक्सपीरियंस कर पाए अपने आप को वापिस से। ऊपर से भी देख लो उसको शिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीचे से भी देख लो शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए तो वो पूर्ण सत्य बोला गया ना उसको। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का सत्य है, पूर्ण सत्य, कि उसको हम नीचे से भी अब सत्य देख रहे हैं और ऊपर से भी सत्य देख रहे हैं, इस एंगल से भी और उस एंगल से भी। जब वो यूनाइट, उसका योग हो जाएगा, तब जाके अटल सत्य पे पहुंचोगे, जहाँ पे पूरा योग हो गया। योग का मतलब ही वही है कि आप पहले बाद पूछ नहीं रहे हो। पहले बाद कहाँ पे होता है? काल में। इसका मतलब आप अभी भी टाइम डायमेंशन में अटके हुए। तो जो चीज काल के परे है वो चीज तो नहीं आई अभी तक। मतलब चेतना और जगत को अगर मैं समन्वय में देखूं, इक्विलिब्रियम में, तो चेतना कुछ ही चीजों में क्यों दिखती है? क्या आपके हिसाब से हर चीज में चेतना है? तो उसको वही मानो ना, आधा आधा कभी मत मानो, उसमें फंसोगे। या तो हर एक चीज चेतन है, हर एक चीज अचेतन है, या तो पूरी मैट्रिक्स है। उसमें जैसे बहुत सारे लोग यही करते हैं ना, मैट्रिक्स में आके, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं। मैं बोला कि कॉन्शियसनेस नहीं है, बट ये बोलने वाला इंसान तू खुद ही को बोल रहा है कि तू कॉन्शियस नहीं है, तो फिर मैं तेरी बात क्यों सुनूं? तू जो खुद ही रोबोट है तो उसने अपने आप को ही नकार दिया ना। मतलब डिकार्ट भी सब कुछ नकारते हैं, लेकिन अंत में ये तो मान ही लेते हैं कि चेतना, मैं तो सत्य हूँ, उसके अलावा। हाँ, वो किस मैं को मान रहे, बस वही था। हाँ। जैसे आत्म भी मैं होता है, माइंड को मान रहे थे। हाँ, वो अहंकार को मान रहे थे, अहंकार को मान रहे थे। वही चक्कर हो जाता है, उसी में फंस जाते हैं कि तुम इस छोटे वाली मैं के आइडेंटिफिकेशन में फंस जाते हो, या तो इनफाइनाइट मैं के आइडेंटिफिकेशन में जाओ कि मैं पूरा संसार मैं ही हूँ। वो इतना फंस गए कि वो आई को भी बड़ा आई लिखते हैं। हाँ, आई को बड़ा आई लिखना, फिर उनकी पूरी स्ट्रक्चर। अब सोचो ना, किस किस, जैसे वो संज्ञा को बोलते हैं कि इनको कैपिटल करो। हाँ। तो वो सारे के सारे उनकी थॉट बाइसेस को दिखा रहे हैं इन्हें। जैसे जैसे उन्होंने लैंग्वेज को स्ट्रक्चर किया, वैसे वैसे ही उनका थॉट काम कर रहा था। मतलब वैसे वैसे ही उनका यूनिवर्स का मॉडल था उनके माइंड में कि यूनिवर्स ऐसे काम करती है। जैसे हमारे में संस्कृत में सबसे बढ़िया ना, ये तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्ट साउंड्स है, कुछ नहीं उसके अंदर, एक के बाद एक साउंड। जैसे इसको आप योग करना मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो वो वही है कि डिस्क्रीट फॉर्म्स को मर्ज कर करके एक बड़ी फॉर्म बनाते जाओ। तो जैसे शब्द जो है वो क्या है? एक डिस्क्रीट फॉर्म है, उसके पहले खाली स्पेस होता है, उसके बाद में खाली स्पेस होता है, बीच में कंटिन्यूटी होती है। तो कंटिन्यूटी की जो एहसास है, यही काल है, टाइम, कालक्रम। क्योंकि आपको कंटिन्यूटी याद कैसे रहती है? टाइम के अंदर वो मेमोरी स्टोर होती जा रही है, और उसने डिसाइड किया कि हाँ, ये बोलने के बाद ही यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुई। वो मेमोरी ही आपको परसीव करा रही है वो कंटिन्यूटी। जितना मैंने सुना है वो मुझे एहसास दिला रहा है कि एक कंटिन्यूटी बन रही है। हाँ, मतलब जैसे आप अपनी लाइफ में, आप 34, मान लो जैसे मैं 34 साल का हूँ, तो ये 34 साल का ये एहसास और उसका पूरा की सारा एहसास कंटिन्यूटी में हुआ, वो कैसे आया? जबकि मेरी मेमोरी कंटिन्यूटी में नहीं है। मुझे कभी 3 साल की मेमोरी याद है, कभी 5 साल की याद है, कभी है, बट फिर भी मुझे एहसास तो नहीं होता ना इसका। एक कंटिन्यूस सेल्फ का एहसास होता है। वो कौन कराता है? वो काल कराता है। वो भी माइंड का प्रोजेक्शन है। काल है ही ना अजना चक्कर, वही है, थॉट की मूवमेंट ही टाइम है। यहाँ ये जो अजना चक्कर है, या जिसको थिंकिंग बोल दो आप, या ब्रेन बोल दो, वही ना, अलग अलग, जैसे मैं लेवल्स पे आपको उसका समझा रहा हूँ सत्य के। ऐसे उसमें नीचे वाले ब्रह्म सत्य में जाओगे तो क्या बोलोगे? ब्रेन बोलोगे। थोड़ा ऊपर जाओगे तो क्या बोलोगे? थिंकिंग बोलोगे, विचार बोलोगे। ड्रीम वाली स्टेट के अंदर जाके, ड्रीम के अंदर भी तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, एहसास तो कंटिन्यूटी का रहता है। और जब गहरी नींद में आते हो तब भी बनी रहती है। वो सिर्फ अटल सत्य में जाके पूरी तरीके से मर्ज होता है वो, क्योंकि वहां पे फिर कंटिन्यूटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम ही हो सिर्फ, तो कंटिन्यूटी किसी को चाहिए? तुमने सारी डिस्क्रीट फॉर्म्स को तो हटा दिया, जो डिस्क्रीटनेस तुमको लाइफ में फील हो रही थी। तो जो हम बोलते हैं कि सबके अंदर भगवान देखो, तो कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं ना, कि मैं आपको देखूं तो मुझे अलग अलग आइडेंटिटीज ना दिखाई दे, मुझे एक ही दिखाई दे, ताकि सबका योग कर दिया मैंने। मतलब समझ रहे हो कि सबके सिर पे भगवान का ही चेहरा लगा दिया हर चीज के ऊपर।
तो अब मैंने इस वर्ल्ड को डिस्क्रीट एंटिटी में डिवाइड करने की बजाय सिर्फ एक ही एंटिटी में देख रहा हूँ मैं, भगवान। तो वेरिएशन ही नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है। वही एग्जैक्टली वही है योग फाइनली, कि सब कुछ को जोड़ दो। जो कि डिस्क्रीटनेस करना ही ये महत्व होता है। बुद्धि किसी दो चीजों में कंपेयर कर पाने की एबिलिटी की वजह से ही बुद्धि काम करती है ना, कि ये ज्यादा काला है, ये कम काला है, कैसे पता किया? ये छोटा है, ये बड़ा है, कैसे पता किया? क्योंकि बुद्धि है, वो कंपेयर करती है वो, कि हाँ ये सिग्नल जो आया है इसका बड़ा है, इसका छोटा है, ये कैसे है, मतलब उसको डालती है उसको ऐसे। एक रेफरेंस पॉइंट ले लेती है बुद्धि। वो बुद्धि क्या करती है? डिफरेंशिएशन, दो में डिवाइड करने की एबिलिटी, रेफरेंस पॉइंट ले लेती है, रेफरेंस पॉइंट बना देती है। उसके बाद आता है अहंकार। जब वो डिफरेंशिएशन आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाता है तब क्या बन जाता है? डिस्क्रिमिनेशन। क्या वो छोटा बड़ा तो था, बट वो छोटे बड़े में सही गलत दिखने लग गया है कि छोटा होना गलत है, बड़ा होना बढ़िया है, या बड़ा होना गलत है, छोटा होना बढ़िया है। वो अहंकार दिखाता है। मतलब चीजें होती हैं, कर्म होते हैं, अच्छा बुरा हम बनाते हैं, अहंकार बनाता है। बाकी तो कर्म तो सारे ही है ना, वो तो सिर्फ एनर्जी मूव हो रही है। यदि आप उसको प्योरली इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सिर्फ एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट हो रहा है। अच्छा गलत क्या उसमें? इसमें जो प्रश्न आता है, सबसे मूल प्रश्न, जो आप इतनी ढेर सारी फिलॉसफी पढ़े, इतने लोगों से मिले, मैंने अभी आप बता रहे थे कि आप मॉनेस्ट्रीज में भी चर्चा करते थे, बहुत गहरी गहरी चर्चा आप किए होंगे। एक मूल में प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ। आप बताते हैं कि जिसने ये पूछा है कि मैं कौन हूँ, इसका उत्तर वही दे पाएगा जिसने पूछा है। एग्जैक्टली। कोई दे और नहीं दे पाएगा। ये तो सही है ना, इसमें क्या कंफ्यूजन है? तो बहुत ही क्लियर चीज है ना। मतलब मैं कौन हूं को जानना है ना उसको। तो कौन जान सकता है? आप मेरे को जान सकते हो? कोई भी इंसान क्या दूसरे इंसान को पूरा जान सकता है? नहीं जान सकता। मैं ही जान सकता हूं अपने आप को पूर्ण, क्योंकि वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे पास ही है, जो मैंने लाइव फील किया है। दूसरे इंसान को क्या बताओगे जो आपको याद है? जैसे मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हो रही है ना, हर एक मोमेंट चीजें हो रही है। मैंने चाय पी, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट वो नहीं बताते ना हम। सिर्फ की मोमेंट्स बताते हैं, जैसे कि हाँ ये माइलस्टोन्स, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ऐसे। बट वो बताने से क्या मेरी कहानी आपको समझ में आ गई? नहीं, उसके साथ में बहुत सारी चीजें हो रही थी ना, जिसकी वजह से वो हो रहा था। तो किसी को नहीं बता सकते ना अपना, कोई दूसरा तुमको तुम्हारे बारे में बता भी नहीं सकता कि तुम कौन हो। वो तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि मैं कौन हूं, मतलब कि तुमको खुद ही जानना है। जो आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, कि आपके जीवन की जितनी भी घटनाएं भले आपको डिस्क्रीटली याद हो, लेकिन आपको एक कंटिन्यूटी फील होती है समय में। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मूवी के अंदर स्टिल पिक्चर चलाने की वजह से बट कंटिन्यूटी फील होती है कि ये कंटिन्यूस चल रहा है, क्योंकि माइंड उसको कंटिन्यूटी की फॉर्म में प्रोजेक्ट कर रहा है। वो प्रोसेस वैसे कर रहा है उसको। स्टोरी के अंदर भी एक कैमरा एंगल यहाँ पे होता है, सीधा सीधा एक जंगल के अंदर चला जाता है, आपको डिसकंटिन्यूस फील नहीं होता। माइंड कनेक्ट कर देता है उसको कि हाँ अब ये कैरेक्टर यहाँ पे गया। इसने पिछले सीन में बोला था हम इस मिशन पे जा रहे हैं, अभी हेलीकॉप्टर में दिखाया सीधा, मतलब मिशन पे जा रहे हैं। माइंड गैप्स को फिल भी करता है। हाँ, ये तो साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स भी आ गए हैं। एग्जैक्टली। इसमें आपकी एक बहुत अच्छी बात लगी थी, मुझे अभी याद आ गई बुक से, कि आप बताते हैं कि अगर आप ट्रैक पे जा रहे हैं और आपके बैग में सोना भरा हो, तब भी वो बोझा ही है। बोझा ही है। चाहे लोहा भरा हो, सोना भरा हो, वो बोझा ही है। तो आपने जीवन में चाहे कुछ भी उखाड़ लिया हो, बिलियनियर बन गए हो, वो भी बोझा ही है। कहानी का बोझ बोझ ही है। वो अच्छी कहानी, बुरी कहानी, वो बोझ ही रहेगी हमेशा, जब तक तुम उसको ये सोचना शुरू ना कर दो ना कि इस कहानी से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, ये कहानी जैसी होगी। या तो उसको वैसे समझ लो कि ये कहानी मेरे हाथ में है ही नहीं, जैसे हमने बताया ना, ये तो पहले ही लिखी गई है, एक एंड पे चले जाओ, मुझे तो बस एक्टिंग करनी है। या वो दूसरे एंड पे चले जाओ कि ये सारी कहानी मेरी है, तो ठीक है ना, फिर उसमें बोझ होने का मतलब भी नहीं है। तुम अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, जो तुम अपना 100% जो तुम समझते हो उस मोमेंट पे, उसके हिसाब से तुम बताते हो कि हाँ मुझे ये पता है, और जितना मान तुमको और पता चला तो उसके हिसाब तुम ऐड करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। आपको कौन सा तरीका सही लगा?
एकदम। नहीं, दोनों है, एक ज्ञान का तरीका, एक भक्ति का तरीका है। ज्ञान के तरीके में आप ऐसे जाओगे कि आप बाकी किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप मैं सब बोलोगे कर कि रहा हूँ। हाँ मैं समझूंगा, मैंने अभी तक इतना समझा है, बट उसके अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आई डोंट नो, जो आपको नहीं पता है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको नहीं पता है वो। ये परसेप्शन अहंकार क्रिएट कर जाता है कि तुमको सब पता है। तो वही तो है ना ईगो, लाइक आई कंट्रोल द वर्ल्ड टाइप की फीलिंग, लाइक एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल। अहंकार, चूंकि अहंकार का काम क्या है, तो जनरेटिव ऐसी हुआ है कि उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाए, तो वही करेगा, वो उस कहानी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे जैसे भी कहानी हो। तो कहानी का बोझ तो बोझ ही है, चाहे वो आपकी वही अंबानी की कहानी हो, चाहे किसी भी कहानी हो। और ये दिखता भी है समाज के अंदर कि लोगों को वैसे लगता है कि बाहर की जो फिजिकल कहानी है, मान लो कोई फिजिकली सफर कर रहा है, या कोई हैंडीकैप है, या कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत गरीब, या दूसरे हिसाब से बहुत गरीब है, तो ये इंसान की जिंदगी ज्यादा वैल्यूएबल है उस इंसान से। ऐसा कुछ नहीं है ना, है तो दोनों ही कहानी, दोनों ही बोझ है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि हाँ ये पूरा का पूरा इल्यूजन जो हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि कहानी का बोझ ही तुमको फिर फंसाता है ना, प्रेजेंट में नहीं रहने देता। तुम सोचते हो कि मैं ऐसा इंसान हूं उस कहानी की वजह से, तो मुझे फ्यूचर के जो आपके जो कर्म है वो डायरेक्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट हो जाते हैं। जब तुम उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार मैं तो कैसा भी नहीं हूँ, मेरी कहानी मतलब ही नहीं है मुझे कि मैं बनाऊं कि मैं ये हूं। मैं तो ओपन रहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाऊं, कुछ ना भी हो जाऊं, वो अपने आप होने दो उस चीज को। तब तुम प्रेजेंट में जी पाओगे, तब तुम फ्री होके जी पाओगे, एक्सप्रेशन भी तुम्हारा फ्री हो पाएगा। डुअलिटी को लेकर आप बोलते हैं कि कोई आदमी सब कुछ इसलिए नहीं छोड़ पाता है क्योंकि छोड़ते समय उसको केवल दुख नहीं छोड़ना है, सुख भी छोड़ना है। हाँ। सब कुछ ले नहीं सकता क्योंकि सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। तो डुअलिटी का चक्कर बहुत खराब है। नहीं, खराब सही क्या है ना, वो फिर से डुअलिटी आ गई ना। खराब सही तो फिर से डुअलिटी आ गई। बट जैसे आप जब ध्यान करते हो ना, तो दो टाइप के विचार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। एक तो डर वाले विचार कि उठ जा, वो देख उसको कुछ हो गया तो, पैसे नहीं कमाने क्या, कल उठना नहीं है क्या, इसकी बजाय पढ़ाई करता तो पैसे कमाता ना कुछ, क्या ये सब करता रहेगा, एक दिन सड़क पे आ जाएगा फिर क्या करेगा। वो डर वाले है, वो डर से आपको उठाना चाहते हैं। एक डिजायर वाले कि हाँ आजा आजा, देख 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 अभी क्या है, हो गया ना, बाहर जाके देख आइसक्रीम खा गया, अरे मजा आएगा। सुख वाले आपको बढ़िया बढ़िया यादें आएंगी, जैसे पुरानी भी, या तो डर वाले विचार आएंगे या बढ़िया वाली यादें आएंगी, वही सुख वाले विचार आएंगे, या दुख वाले या सुख वाले। तो दोनों में फंसता है इंसान, कि जो कि मेडिटेशन का मतलब है कि तुमको किसी भी विचार को नहीं पकड़ना है, तुमको उसके बस ऐसे टीवी की तरह देखना है कि हाँ ये गया डन, ये दूसरा गया डन, ये तीसरा गया डन, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो। तो दुख का तो लोग छोड़ने में फिर भी ठीक है, उसको तो वैसे ही पुश करते हैं वो कि ये विचार मेरे पास आना नहीं चाहिए, बट सुख वाले को खींचने की कोशिश करते हैं अपने साइड। बट रियल मेडिटेशन में वही है कि तुम सुख वाला और दुख वाला बराबर होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो दुख वाले वही नेगेटिव फियर वाली टेंडेंसी है, वो ईगो की कम होने की टेंडेंसी है। फियर मतलब क्या है, जब ईगो कम होने लगती है, अहंकार, तो आपको ऐसे फील होने लगता है कि मैं छोटा होता जा रहा हूँ, पैसे कम हो रहे हैं, तो क्यों फियर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा आपके आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ था, बोझा है एक तरीके से, उसको आपको लग रहा है कि आप कम हो रहे हो। जब वो बढ़ता है तो आपको लगता है कि आप बढ़ रहे हो, तो सुख होता है। जब आप कम हो रहे हो तो आपको दुख होता है। आपका कोई रिलेटिव मर गया, मतलब क्या है, वही बताया ना, आपका मतलब कि वो आपका ये था। आपका एक है ना जो अटैचमेंट का डायग्राम प्लॉट करे, तो जो भी चीज को आपको बोलते हो, मेरी कार, मेरा ये, मेरा कैमरा, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, लाइक मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा देश, ये सब है ना, इसमें से यदि कोई भी चीज को कुछ हो जाए तो डायरेक्टली आपको इफेक्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका वो पार्ट कम हो गया है। और इसमें जब आप और जोड़ देते हो तो आपको सुख का अनुभव होता है कि हाँ अब मैं और बड़ा हो रहा हूँ।
पर दोनों के दोनों अनुभव वही है ना, ड्युअलिटी के अंदर है, उसमें सत्य नहीं है। वो बस यूनिवर्स में दो चीज चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव चलाने के लिए, तो ब्रह्मा ने इसको डिजाइन वैसे किया हुआ है कि दिन है रात है। अब वही है ना, जैसे मैं लोगों को बताता कि पूरी लाइट होगी तो भी एक्चुअली में कोई मतलब ही नहीं है, तो तुम बता ही नहीं पाओगे कि पूरी लाइट है। पूरी डार्कनेस होगी तो भी नहीं बता पाओगे पूरी डार्कनेस है। वो तो बीच के खेल में ही खेला हो रहा है, तो संसार तो बीच में ही खेला जा सकता है, पर सत्य ये नहीं है, सत्य इसके पर है। जो बोझ की हम बात कर रहे हैं, जो हम एक कहानी लेके अपने कंधे पर चल रहे हैं, आप बताते हैं कि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि ये बोझ उतारा जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोझ उतारना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि चलो इसको हम मैनेज कर लेंगे। और बहुत से लोग जो है वो उतारने का प्रयास करते हैं। आपका उतर गया है। बहुत सारे एंजॉय करते हैं बोझ को। हाँ, एंजॉय भी करते हैं ना। बहुत सारे लोगों से तुम पूछोगे ना कि तुमको वापस संसार में मतलब मुक्त हो जाओ, बोलोगे मुक्त क्यों होना है यार, हम तो बार बार जन्म लेके आएंगे, कितने मजेदार संसार है। ऐसे भी तो लोग हैं। मेरी वाइफ है भाई तो मुक्त क्यों होना है, तो उनको वो चीज अलग ही दिख रही है, उनको वो चीज वैसी दिख ही नहीं रही है कि हाँ ये बंधन है उनको। हाँ सही में मेरी वाइफ को बंधन नहीं लगता। तो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं ना इसमें, बट वो सब एक्सक्यूजेज है ना। देखो आध्यात्मिकता का मेन चीज है त्याग। त्याग करने से कोई किसी को रोक नहीं रहा है। अभी त्याग दो तुम सब कुछ, तुमको किसी ने रोका है त्यागने के लिए? तो बल्कि दुनिया लेने के लिए बैठी रहेगी। वो सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है वहां पे। जो कि लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं, हम कर तो दे बट ये है, अरे उसका मतलब ही त्याग है, तो ये है वो है का मतलब ही क्या है? जो कि तुम ये तुम त्याग कर रहे हो तो समाज क्या है या वो भी तो तुम छोड़ दोगे ना, उसका भी तो त्याग कर दोगे। तुमको शून्य ही बनना है, तो फिर ये एक्सक्यूजेज कहाँ से आ गए? शून्य में तो कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, कुछ भी हो रहा हो बाहर, तुमको क्या फर्क पड़ना चाहिए भाई? तुम्हें तो सब त्याग दिया पूरा का पूरा। ये भी त्याग दिया कि लोग क्या सोचते तुम्हारे बारे में, वो भी तो त्यागना पड़ेगा ना। सब त्यागना पड़ेगा, सब त्यागना पड़ेगा भाई। तो उसमें वो एक्सक्यूजेस तो रहते ही नहीं स्पिरिचुअलिटी में कि ये कंडीशन की वजह से हम नहीं कर पा रहे। वो ठीक है, तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारी आत्मा का भी जर्नी है, बट तुम एक्सक्यूजेस देख के तो उस चीज को बेसिकली अपना लाइक कर्म को खराब कर रहे हो। इसके बजाय तो बोले कि इसको ऑनेस्टली भोगोगे तो ज्यादा बढ़िया है कि हाँ ठीक है अभी मेरे को ये अच्छा लगता है यार इसलिए मैं कर रहा हूँ। जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ और ढूंढना है, हम वो ढूंढ लेंगे। वो अप्रोच ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि वो जीना और फिर बाद में उसका ये भी करना कि नहीं ये तो हम किसी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, हम मजबूर है। किसने मजबूर किया तुम्हें? सबका मोक्ष हो जाएगा, वो तो है ही ना। वो पूरा सारे की सारी सोल सोर्स में तो जाके मर्ज तो होनी है। वो जब ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी यूनिवर्स की, तो क्या होगा? फिर से वापस से वो डिसॉल्व हो जाएंगे सब फॉर्मलेस के अंदर। क्योंकि ब्रह्मा तो फॉर्म है ना, जिसके अंदर खेला हो सकता है, जिसके अंदर हम बैठ के बात कर सकते हैं। और ब्रह्मांड के अंदर खेला नहीं हो सकता, वहां पे कोई खेल नहीं है। क्योंकि एक कैसे खेलेगा अपने अंदर? एक खेल ही नहीं सकता है जिसके अंदर सब कुछ योग हो गया है, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है। तो वो दो एंटिटी होंगी ही नहीं बात करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, खेलने के लिए। वो तो सिर्फ दो में हो सकता है। मोक्ष तो होना ही है सबका। दर्शनों में एक से दो, दो से अनंत, ये काफी बार मैंने पढ़ा। एक से अनंत क्यों नहीं? नहीं, समझाने का तरीका है। वैसे तो वही है, वो एक से अनंत एक से अनंत ही है। 0 1 इंफिनिटी, 0 से 1, 1 से अनंत, या 0 इंफिनिटी मान लो, 0 से अनंत, बट वो एक ही हो जाता है। जैसे आप इंफिनिटी के सिंबल को देखोगे ना, है तो वो 0 ही, फैंसी 0 है, बस 2 बार घुमाया हुआ है उसको। या 0 को देखो पकड़ के बीच में से उसको बड़ोड़ दो उसको, तो इंफिनिटी बन गया। शून्य का मतलब वही है ना, जैसे फॉर्म का मतलब वही है कि जहां से तुम चले थे तुम वहीं पे एंड हो गए हो। तो तुम्हारा बेसिकली काइंड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, वही तो शून्य हो गया फिर से वो चीज। तो इसलिए वो सिंबल भी वैसे ही बनाया गया शून्य का, लाइक राउंड। आपको लगता है सिंबल्स में साइकोलॉजी होती है? है ना, सारे सिंबल्स में साइकोलॉजी है। ये जो अपने जो वैदिक वाले हैं उनकी साइकोलॉजी वैज्ञानिक भी है,
साइकोलॉजी उसमें भी है बट वो वैज्ञानिक नहीं है। मतलब जैसे मैं अभी कोई लोगो बना रहा हूँ तो मैं अपने माइंड के हिसाब से उस एंटिटी का एब्स्ट्रैक्शन करके उसका सिंबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मुझे टॉयलेट का भी सिंबल बनाना है, मेल और फीमेल का, तो मैं मेल और फीमेल कंसेप्ट को एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से दिखा रहा हूँ, वही तो है सिंबल। तो साइकोलॉजी तो इन्वॉल्व हुई उसके अंदर भी कि तुम कैसे देख रहे हो, वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा उसको। पर वो यदि वो वैज्ञानिक भी हो तो फिर और भी बेहतर है, जगह अपने में है। लाइक सब कुछ वैज्ञानिक है, मतलब भाषा का लाइक अक्षर की स्ट्रक्चर भी से लेके कैसे ये कर्व होना चाहिए, कहाँ लिखा है। जैसे ओम का जो है साइन, वो सुबह हम वही बात कर रहे थे, वहां तो ओम पढ़ के देखो और फिर उसके अंदर तुम उसका एनालाइज करो कि एक्चुअल में इन्होंने ये जो यूनिवर्सल साउंड उसके लिए ये सिंबल ही क्यों चूज किया है। ये ऐसे ओ वाला फिर ऐसे डंडा निकाल के फिर ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु लगा के ऐसा ही क्यों यूज किया। पर जब ओम का उच्चारण किया होगा प्रथम बार, तब सिंबल्स तो नहीं बनाए होंगे उस समय। नहीं, सिंबल तो उस चीज को कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है ना। वो तो कुछ भी बन सकता है, वैसे तो कुछ भी बन सकता है, बट ये वही बोला ना, यदि वो साइंटिफिक भी है तो वो साइंस जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। वैसे तो जैसे आपका नाम है, हम कुछ भी दे सकते हैं, बट यदि मैं आपके गुणों के हिसाब से नाम दूं तो वो नाम कुछ मीनिंग भी करेगा। तो वो सिंबल जो आपको दिया मैंने, आपको कम्युनिकेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, अब वो आपके एक्चुअल प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो रैंडम नहीं है। देने को तो कुछ भी दे सकते हैं सिंबल भाई, वो बनाया तो साइंस के हिसाब से है। वो तो जैसे उन्होंने जब यूज किया हिटलर ने, तो उसके यूज की वजह से ही वो सिंबल का मीनिंग चेंज नहीं हो गया कितने लोगों के मन के माइंड के अंदर साइकोलॉजिकली। जिस चीज को हम शुभ मानते हैं तो उसको अशुभ मानने लगे। मतलब उसने हैकेन क्रूज को यूज किया और हाँ, मतलब वो थोड़ा रोटेटेड फॉर्म है, बट फॉर्म उसने वहीं से इंस्पायर ली ना सिंबल की। तो किसी सिंबल को जो आप बोलते हो या शब्द को जो बोलते हो, आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बुक में पढ़ोगे ना, वही है कि वर्ड्स हैव गॉन डेड। मैंने बार बार लिखा उसको कि मेरी किताब, ये एक किताब बहुत होती तुमको एनलाइटन करने के लिए, यदि तुम सिर्फ वर्ड्स को तुमने खोखला नहीं बना दिया होता। क्योंकि अभी क्या है ना, वो वर्ड के साथ जिस एक्सपीरियंस के साथ वो सिंबल अटैच्ड है, वो एक एक्सपीरियंस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो बिखरा हुआ है वो। तो उससे वो शब्द से तुम क्या समझोगे, वो वेरिएबल रहता है, फिर पढ़ने वाले पे डिपेंड। हाँ, फिर वो वेरिएबल रहेगा तो तुम कम्युनिकेट कैसे करोगे 100% उस चीज को। एब्सोल्यूट कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। जैसे लव शब्द का है, अगर किसी टीनेजर से पूछोगे तो वो अलग मतलब निकालेगा, उसने जैसे मेमोरी कलेक्ट किया उसके बारे में, लाइक किस डेटा पे एआई को ट्रेन किया है उसके हिसाब से उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है ना। उसको मान लो वैदिक हिसाब से ट्रेन करोगे तो वो वही बोलेगी कि वेद सच्चे है। उसको पूरा वेस्टर्न मान लो उन्होंने जो मटेरियल इकट्ठा किया उसके ऊपर ट्रेन करोगे तो वही बोलेगी कि सब माइथोलॉजी है। माइंड तो वैसे ही काम करेगा उसका। तो वो सिंबल तो लाइक भारी वाली चीज है, तुमको वो देखना कि वो किसकी साइड वो इंडिकेट कर रहा है सिंबल। और यदि वो सिंबल नेचुरली उसके साथ अलाइंड है तो वो संस्कृत है। कि वो सिंबल के अंदर भी विज्ञान है अपने आप में, चाहे वो देवी की मूर्ति का सिंबल हो कि ये विष्णु के 4 हाथ हैं, ये एक हाथ में ये होगा, गदा होगी, उसका क्या सिंबल है, गदा का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म देखोगे ना आप। जैसे मैं लोगों को समझा रहा था, चक्कर से क्या कर सकते हैं, कोई चीज जो गोल गोल घूम रही है उससे तुम क्या कर सकते हो, काट सकते हो। गदा से काट नहीं सकते, काट सकते हो गदा से, नहीं काट सकते। गदा से क्या कर सकते हो, दबा सकते हैं, तोड़ सकते हो, चूर चूर कर सकते हो उस चीज को। तो सिंबॉलिकली जब तुम उसको स्टडी करने लग जाओगे तो तुमको समझ में आएगा ये सारे जो पुराण फॉर्म में जो उनका ह्यूमन सिंबोलिज्म है, प्लस जैसे बीच बीच में जैसे वेद के अंदर जो पूरा एब्स्ट्रैक्ट सिंबोलिज्म है, वो सब कैसे कनेक्टेड है, सारी की सारी चीजें। ओम के विषय में बताइए कि ओम का जो ये अक्षर है कैसे उसकी फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। मैं तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से समझा ना। मैं इसका वो भी देखा कि वो लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं। तो जैसे 3 अवस्था के हिसाब से उन लोगों ने बताया कि 3 अवस्थाएं है, और ऊपर जो चंद्र बिंदु है वो तुरीय अवस्था है।
फिर मैं इसका लेकिन फॉर्म स्टडी कर रहा था, तो मैं उसमें देख रहा था कि इसके अंदर एज कितने हैं। सबसे पहले तो लाइक तो ऊ बनाना स्टार्ट करोगे तो ऐसे, तो यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ, फिर यहाँ पे एक वो बना, यहाँ से वापस गए तो मैं उसको वैसे देख रहा हूँ लाइक एक्स वाई में कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, पहले सिर्फ एक एक्स कांस्टेंट था, सिर्फ वाई में इंक्रीज हुआ तो वो ऐसे गया, ऐसे ना, फिर वो नीचे गया, लेकिन वाई के अंदर ज्यादा चेंज हो रहा है, एक्स के अंदर कम चेंज हो रहा है, फिर वो अंदर गया, लगे वापस से जो जहां से आया था एक्स के अंदर वहां जाने की कोशिश कर रहा है, बट वाई के अंदर अलग अलग है। तो एक्स और वाई क्या है, 2 डायमेंशंस है। उसको लाइक सिंबल को तुम वैसे भी समझ सकते हो कि कर्व का कर्व होना मतलब क्या है, उसको प्रॉपर नंबर्स में कन्वर्ट कर दो ना, पूरा ओम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो भाई तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। उसके बाद यदि हमने सारे चक्रा सिंबल्स इन सबको सारे के सारे को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये डिबेट ही खत्म हो जाएगी ना, अध्यात्म और विज्ञान वाली। ये मार्ग सही है कि ये आपको खुराफात लगती है? नहीं वो सही है ना, खुराफात क्या है इसमें मैथमेटिकली है ना यार वो तो, मतलब इसमें सही और गलत भी क्या होगा। आप अपनी बुक में प्रेम पर काफी चर्चा करते हैं, लव को आपने बहुत ही प्योर बताया। प्रेम और अध्यात्म में क्या संबंध है? उस बैलेंस को ही प्रेम बोलते हैं ना, मतलब फ्रिक्शन ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो। आप ऐसे हो तो मैं आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं तो आप मेरे हिसाब से एडजस्ट हो जाओ, प्रेम हुआ। मतलब हम वो वाली स्टेज में आ जाएंगे जहां पर अहंकार शून्य हो जाए कि सही गलत खत्म हो जाए। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अभी भी हम शिव वाली अवस्था में नहीं है। वो शिव शक्ति का प्रेम हो जाएगा ना, कि शक्ति को उसने पूरा एक्सेप्ट कर दिया, किसी भी फॉर्म में आती तो काली बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेट जाऊंगा। यही तो दिखाता है सिंबोलिज्म, क्या दिखाता है, यही तो दिखाता है। और यदि मैं महाकाल बनूंगा तो तू मुझे शांत कराएगी, फिर गोरी बल के दोनों है ना, कि वो भी उस फॉर्म में जा सकता है, ये भी उस फॉर्म में जा सकती है। जब वो जाता है तो फिर ये सरेंडर करके उसको बैलेंस कर देता है, जब ये जाती है तो फिर वो उसको बैलेंस सरेंडर करके बैलेंस कर देता है। वो है ना प्रेम कि दो होके भी एक हो, और यही अध्यात्म है। यही अध्यात्म, देखने का तरीका अलग है बस पानी पी लीजिए। हर हर महादेव। प्रेम समर्पण ही है ना प्रेम। राजा ने पूरा समर्पण कर दिया कृष्ण को। आपके जीवन में इतनी निगेटिविटी रही, प्रेम मुझे पता नहीं कितना आपने अनुभव किया है, अपने में किया, कितना आपके लिए लोगों ने किया, लेकिन फिर भी आप प्रेम पर लिखते हैं। नहीं, अपने अंदर तो है ही ना वो प्रेम, जैसे शिव के प्रति, या तुम जैसे मैं उसको चीज को समझने की जरूरत है ना लोगों को, कि जब हम बोलते हैं कि मैं शिव मेरे इष्ट है, तो शिव कहाँ पे है? शिव भी अंदर ही है। तो बेसिकली मैंने ही अपने इष्ट को बनाया पहले, और फिर मैं ही चाहता हूँ कि मैं उनकी जैसा बनूं है तो वो अपने आप के अंदर ही खेला पूरा का पूरा। बट बाहर इस फिजिकल मतलब ब्रह्म सत्य के अंदर भी उस प्रेम का एहसास वो बहुत रेयर है। मतलब जैसे राम सीता कि दोनों लाइक उस लेवल की चेतना पे हो कि वो सत्य को भी समझ सके और प्रेम को भी समझ सके। वो देखो, कोई व्यक्ति बुरा होता है फिर डुअलिटी आ गई। धर्म अधर्म हो सकता है, बुरा मतलब पाप पुण्य एक्चुअली में मोरालिटी नहीं है। पाप पुण्य काइंड ऑफ लाइक तुम्हारे कॉन्शियसनेस के पॉइंट्स हैं। मतलब कि पाप वाले कर्म करोगे अनकॉन्शियस लेवल हिसाब से तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस डाउन जाएगी, चेतना। ये पुण्य वाले कर्म करोगे तो तुम्हारी कॉन्शियसनेस अप जाएगी। अब क्यों जाएगी? क्योंकि बीच में कॉन्शियसनेस का क्या पैरामीटर है? अहंकार। अहंकार कम होगा तो कॉन्शियसनेस अप जाएगी, अहंकार ज्यादा होगा तो कॉन्शियसनेस डाउन जाएगी। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये वाला कर्म अहंकार को बढ़ाने वाला कर्म पाप में कंसिडर होगा,
घटाने वाला पुण्य में, बट उसमें सही गलत कुछ नहीं हो, दोनों चाहिए। एक ही साइड खींचेगा, दूसरा साइड खींचेगा। कॉन्शियसनेस की जो इंटेंसिटी या फिर जो मैग्नीट्यूड है वो घटाया बढ़ाया जा सकता है। इनफाइनाइट हो सकता है ना, जो इनफाइनाइट ही है वो इनफाइनाइट है, पर जीव के स्तर पर, आपके और मेरे स्तर पर। वो इनफाइनाइट चेतना इस फाइनाइट शरीर में आके फाइनाइट तरीके से देख रही है, बट वो चेतना इनफाइनाइट ही है। आप अपनी पुस्तक में अपने पिता को लेकर लिखते हैं बहुत से, अभी तो आपके बहुत ढेर सारे इंटरव्यूज हैं, पॉडकास्ट है, रील्स हैं, जहाँ पर आपके घर की फैमिली की चर्चा हुई है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन पुस्तक में आपने अपने पिता को लेकर ये लिखा है कि जो व्यक्ति जिंदगी भर एग्रेशन और उस तरह की चीज़ों को झेला हो, वो वही दे सकता है जो उसने रिसीव किया है। आप माफ कर देते हैं पिता को? हाँ, माफ करने में दिक्कत नहीं है। यदि मैंने माफ ही नहीं किया होता तो मेरे को वो चीज समझ में नहीं आती ना, जब मैंने लिखी हुई है। तो माफ तो मैंने उसी टाइम पे कर दिया था कनाडा में, तभी मेरे को वो काइंड ऑफ लाइक वो अहंकार क्षीण होकर वो रियलाइजेशन आया। बट वो माफ करने के बाद भी कर्म के हिसाब से तो हुआ ना सब कुछ। आप ये बोलोगे कि मुझे तो यही मिला था, एक्सक्यूज बना के नहीं चल सकते ना संसार में। कि कोई चोर चोरी करके बोले कि आप मेरे पापा ने मुझे चोरी करने सिखाए थे, तो क्या उसको पुलिस में लेके नहीं जाएगी? जाएगी ना। एक्सक्यूज काम नहीं करते ना वहां पे, क्योंकि कर्म के हिसाब से ही होता है फैसला। तो वो अलग चीज है, वो तो बेसिकली साइकोलॉजी है कि हाँ वो काम वैसे कर रही है, बट उस साइकोलॉजी को ब्रेक करने का ही तो तरीका अध्यात्म है। कि तुम उस माइंड के कार्मिक पैटर्न्स के ट्रैप में आजाद होने का नाम ही तो अध्यात्म है। तुम हो सकते हो आजाद भाई, तुम तोड़ सकते हो चेन। तो माफ करके आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। नहीं, वो जैसे जब तक तुम माफ नहीं करोगे तब तक तुम, दोनों नहीं होने चाहिए, पुश भी नहीं होना चाहिए, पुल भी नहीं होना चाहिए, फियर भी नहीं होना चाहिए, डिजायर भी नहीं होनी चाहिए। जब तक तुम माफ नहीं कर रहे हो तब तक तुम फियर में हो, पुश कर रहे हो उस चीज को कि तू मेरी जिंदगी से दूर जा। वो भी नहीं करना है, बट खींचना भी नहीं है कि तू मेरी जिंदगी में ही रहे, वो भी जरूरी नहीं है। या तो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ तुम वापस जाओ, वापस क्यों जाऊं मैं, ठीक है मैंने माफ कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे जो किया किया। बट ऐसे थोड़ी है कि मैं जानबूझ के फिर से उसी चीज के अंदर जाऊं, क्यों जाऊं? बीच में है ना वो, पुश और पुल दोनों नहीं होंगे तुम्हारे। जो तुम्हारी जिंदगी में रुकना चाहेगा वो अपने आप रुक जाएगा। तो वो ना किसी को पकड़ के रखने की जरूरत है, ना किसी को धकेलने की जरूरत है। वो अपने आप ही लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे। जिसको ठहरना होगा वो परमानेंट भी ठहरेगा, जिसको थोड़े टाइम के लिए मिलके जाना होगा थोड़े टाइम के लिए मिलके जाएगा। वैसे रहने दो, तब तुम फ्लो स्टेट के अंदर रह सकते हो। टाओ फिजिक्स बोला ना, तो एक्चुअली में जो टाओ है वो वही है ना, फ्लो। प्रभु जी, हमने योग की बात की है पॉडकास्ट में, तो योग में जब सिद्धियां आती हैं, जब सिद्धियों की चर्चा होती है, तो वहाँ महर्षि पतंजलि जी एक वार्निंग भी देते हैं कि ये सिद्धियां ऐसी हैं कि जो आपको वापस माया में फंसाएंगी और मोक्ष से दूर ले जाएंगी। क्या आप फंस रहे हैं? मतलब जैसे ही पावर आती ना, वो मैं उसको पकड़ सकता है ना फिर से। स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे ही आपको कोई एहसास हुआ नॉलेज वाइज भी, मैं उसको फिर से पकड़ सकता है। बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है तुमको। इसलिए मैं तो बहुत टाइम से मैं तो डायरेक्टली बोलता ही हूँ ना कि ये थोड़ा जैसे ये भी, मैं तो इसको भी साधना ही मानता हूँ कि मैं इतनी सारी माया के अंदर रह के क्या मैं वो कर पा रहा हूँ। वही तो परीक्षा है कि तुम माया के अंदर कितने गहरे में जाके और फिर भी उस सत्य से जुड़े रह जाओ जो ऊपर शून्य वाला है। शक्ति के अंदर भी पूरा एक्सप्लोर करो, बट शिव से भी जुड़े रहो। वो परीक्षा तुमने पार कर ली, फिर तुम्हारे सारे सत्य पूर्ण हो जाएंगे ना। फिर पूर्ण सत्य होके अटल सत्य में चले जाओगे। आपको लगता है कि जो अभी आपको पिछले विगत 10-15 दिनों में जो प्रसिद्धि मिली है, वो एक प्रकार की सिद्धि है आध्यात्मिक? सिद्धि तो है ही, वो तो पहले ही होना ही था। वो मैंने पहले भी डाला हुआ तो बहुत बार। मैं महादेव से पूछता था, जो कि सोचा ना इन्होंने बुक लिखी, आप ऐसे बोलोगे तो बढ़िया। देखो उस टाइम पे किसी ने नहीं पढ़ी ना। मैंने पेंगुइन बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस में जी ढूंढ के कि यार कोई तो छाप दो यार, मतलब इतनी बढ़िया चीज लिखी है, पर ये संसार को सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। पर फिर मुझे लगा कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं। अपने दोस्तों को ही भेजा, वहां तुम पढ़ो, देखो कि क्या है इसके अंदर, समझो। तो वो वही वाली चीज थी कि जैसे तुम किए जा रहे हो बट कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके बाद भी मैं लगा रहा, मतलब साल से सारा कंटेंट
तो महादेव को पूछता था, वही बोलते थे बस एक चेहरा, बस तू तैयारी करता जा, एक आग लगेगी वो सब भी आग लग जाएगी फिर। बस सही है। अब तो हजारों लोग आपकी बुक छापने के लिए खड़े रहेंगे, अब आप चुनेंगे तुमको छापनी है कि तुमको छापनी है। वही महादेव ही कराएंगे वही उनका, इसलिए मैं तो नाम भी नहीं लिखा ना इसके ऊपर। मैं इस पर आपसे बात करने वाला था। जब मैंने बुक पढ़ी, मैं 50-55 पेज पढ़ा, उसके बाद मैं फिर से वापस आया फर्स्ट पेज पे कि क्या कुछ और लिखा है क्या, छोटा कुछ टैग लाइन है, कुछ सब मतलब कुछ छोटा टाइटल है, कुछ रिव्यू है क्या, तो देखा कि नाम भी नहीं है। ये वही था ना कि मतलब वो सत्य को समझने के बाद वर्ल्ड के लिए लव लेटर या गिफ्ट टाइप से, भाई ये मेरा लव लेटर है जो मैंने समझा, जो जाना वो मैं दे रहा हूँ। एक बात और अच्छी लगी इस बुक में, बुक की बात चली, आपने बताया कि लव क्या है, आई लव यू में आई और यू को हटा दो, लव ही बचता है। इसका मैंने मैथमेटिक्स में भी समझाया था लोगों को, आई इज इक्वल टू लव इज इक्वल टू यू, फिर उसको 3x3 की मैट्रिक्स बना दो, आई के नीचे ऐसे लव लिख दो, यू इसको ही बना दो ऐसे ही सबके बीच में इक्वल टू लगा दो, तब जाके पूरा लव बन जाएगा वो। नहीं, कितना आध्यात्मिक भी है कि आई और यू को डिसॉल्व कर दो, बचता तो प्रेम ही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो प्रेम ही बचेगा। दो आइडेंटिटी के बीच में कभी लव नहीं हो सकता ना, जब तक आई और यू आइडेंटिटी है तब तक तो वो मोह है बीच में। मोह है। मोह और वासना में क्या डिफरेंस है? सेम है वो। वासना जो है वो इच्छा है और मोह उसका काइंड ऑफ लाइक इम्प्लीकेशन है, किसी चीज को पाना या किसी चीज को ऐसे होना कि मुझे ये चाहिए, वही इच्छा है ना। वो बेसिकली इच्छा वो फंडामेंटल टेंडेंसी है, यदि आप ऐसे मानो उसको कि स्टार्टिंग के अंदर एक से अनेक क्यों हुए, एक ही परम ब्रह्म है तो अनेक क्यों हुआ, इच्छा की वजह से कि उसके अंदर इच्छा जागे। इच्छा जागने की वजह से अनेक हुआ, अनेक में अनेक रूप बने तो ज्ञान शक्ति जागी। इच्छा ज्ञान क्रिया, इच्छा ज्ञान क्रिया। अभी जैसे हाथ हिलाना है तो एक क्रिया शक्ति है, बट ये शुरू कहाँ से हुई? जैसे पानी पीना है, शुरू कहाँ से हुई? इच्छा। क्या इच्छा कि मैं खांसू ना, फिर ज्ञान में कन्वर्ट हुई, क्या कर सकता हो तो, अच्छा पानी भी पी सकता है, ये भी कर सकता है, ये अच्छा क्या ऑप्शन है अभी, अच्छा ये वाला ऑप्शन है। फिर क्रिया में कन्वर्ट हुआ कि अच्छा इस बोतल को मैं यहाँ से उठा के अपने अंदर डाल लूं, तो वो इच्छा वाला जो सर्किट था वो पूरा हो गया कंप्लीट। और अगर जीव कर ले रहा है तो ब्रह्म से ही, या तो ब्रह्म की भी इच्छा ज्ञान क्रिया रिफ्लेक्ट हो रही जीव, क्योंकि ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है ना, वो तो आप अभी इसको समझ नहीं रहे हो, इसलिए आप अपने आप को जीव बोल रहे हो। अहम ब्रह्मास्मि यदि बोल दिया फिर अभय जी, आपसे बहुत ढेर सारे विषयों पर चर्चा हुई है। मैं चाहूंगा कभी फिर मैं कुंभ में, अभी तो कुंभ चलेगा, फिर कभी आऊंगा तो एक बार चर्चा करेंगे, और या किसी और सिद्ध कोई वैज्ञानिक हो उनके साथ बैठ के आपकी चर्चा हो, लोगों तक और भी डिटेल इन डेप्थ नॉलेज जाए। वो है ना बढ़िया बढ़िया, रोजर पेनरोज है ना, हाँ रोजर पेनरोज, वो बढ़िया है वो। मतलब वो नॉलेज उसके पास बहुत सारी है, बट उसके पास ईगो कम है या नहीं है ये मान लो, तो वो बेसिकली ये भी समझता है कि हाँ ये सारी चीज इसके थ्रू नहीं पहुंचे जा सकते, एक्सेप्ट करते उसको वो। जैसे डेविड चामर्स हैं। हाँ ऐसे काफी सारे हैं भाई, और कुछ हैं जो बेसिकली थोड़ा ओपन है, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं जैसे आप बोलते हैं ना कि वो साइंस वाला जो ट्रैप है ना, वो थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुमको ऐसा लगता है कि कहीं तुम बिना लॉजिक वाली लैंड में तो नहीं जा रहे हो, जबकि वैसा है नहीं, वो लगता वैसे है, प्रतीत वैसे होता है भाई। अंत करेंगे इसको, 3-4 मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा बस जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, क्योंकि बस आपको बस और थोड़ा सा समझना चाहते हैं। जय कृष्णमूर्ति या सदगुरु? नहीं यार ये मत कराओ क्योंकि जैसे जय कृष्णमूर्ति का भी, जब सदगुरु ने जय कृष्णमूर्ति को बोला ना कि वो तो लाइट थे, तो कहीं ना कहीं मुझे उससे भी हुआ यार ये बंदा भी इसको लाइक वेरीफाई कर रहा है, सदगुरु भी करते हैं, है ना। तो मुझे वो कृष्णमूर्ति कहीं ना कहीं और सेंटर बने उसकी वजह से, नहीं इसकी बात सुननी चाहिए यार, इसकी बात एकदम है। क्योंकि मैंने कभी किसी से बताया था कि गुरु तभी तुम्हारे काम कर सकता है जब तुम उस गुरु को सही में एनलाइटन मानो। असली हर्डल ही वही होती है
कि तुम उस गुरु को एनलाइटन मान नहीं पाते, तुम कभी कभी उसका बर्ताव देखे तुमको लगता है यार नहीं ये एनलाइटन इंसान नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे वो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, तुम उसके थ्रू फिल्टर के थ्रू देख रहे हो उसको। तो वो उन्होंने भी काइंड ऑफ लाइक उस टाइम पे कंट्रीब्यूट किया ना मेरे उस फेथ को लाइक वो स्ट्रॉन्ग बनाने में, कि नहीं इसको सुनो और गहराई में, ये कुछ तो बताना चाह रहा है, समझ इसको क्या बताना चाह रहा है भाई। तो उस अलग अलग तो नहीं कर सकते उसको ना। आज का युवा किसको सुने, अभय सिंह को कि ओशो को? नहीं ओशो को सिर्फ ज्ञान के लिए सुन सकते हो, क्योंकि उन्होंने जैसे अलग अलग चीजों का वो सब काफी बताया, इस उपनिषद में लिखा हुआ है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट वो वाली चीज तो एलेक्सा भी कर सकती है आज के टाइम में। एलेक्सा को ओशो की आवाज दे दो, वो भी सारी चीजें बता देगी। अप्लाइड फॉर्म में जो तुमको करा रहा है वही गुरु है, जो तुमको करके दिखा रहा है, जो तुमको सही में समझा रहा है, जो तुमको समझ में आता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट से ही तो, आउटकम से ही तो जज होगा ना। वो मैंने इतनी सारी चीजें बताई, मैं अपनी भाषा में बता के चला गया, आपको कुछ समझ में आया नहीं तो क्या फायदा हुआ फिर? वो तो मैं अपने आप में अपने संसार में जी के बात करके निकल गया। तो वो उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए मुझे वो जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स है ना वो फ्लॉड लगती है मुझे कुछ कुछ। अबे जी, जैसे अगर आपको फोटोग्राफी और राइटिंग में एक चूज करना हो? नहीं मैं तो सारी कलाएं सीखनी ना, 64 कलाएं पूरा करना, सिलेबस पूरा करना, मतलब क्या वही तो है। या तो तुम सही में उस चीज को सुनने को पाना चाहते हो, अभी भी तुम्हारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन है एक वर्सेस ये तो बहुत बहुत छोटा महसूस हो रहा है आपके सामने। अरे नहीं यार, ये छोटा बड़ा के तो ऊपर है, फिर वही आगे डुअलिटी। वही मैं तो चाहता ही नहीं ना कि मेरे सामने किसी को छोटा महसूस हो। तो प्रेम, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं आपका प्रेम नहीं दिख रहा कि मैं तो आपको पूरा सम्मान देके, मैं तो आपको कितना बार बार भी बोल रहा हूँ, नहीं ज्ञान के, मैं तो आपका फैन हूँ, बल्कि पहले मैं आपके कितने सारे वीडियोस देखता था, ये सब देखता था, उसके लिए फैन की बात है। लेकिन जब इस फॉर्मेट की जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं दो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ और आप बता रहे हैं कि दो चीजों में मत फंसे रहो, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे काम करते हो, प्रैक्टिकल के अंदर स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई कैसे किया जाता है। तब मैंने कहा कि कितना कुछ सीखने को है। लोग क्या हो रहा है कि सामने से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, लोग वो कायदे के प्रश्न रख क्यों नहीं रहे हैं एक व्यक्ति के सामने। या तो उन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी, पुस्तक उनके पास नहीं पहुंची है। तो मैं तो इस पुस्तक को एक बार फिर से, इसमें खैर दिख नहीं रहा है, मैं इसको स्क्रीन पर लगाइएगा, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। इस पुस्तक को आप देखिए, अभी तो पब्लिशर्स आपके पास आएंगे, आप इसको छपवाइए। कुछ अगर हेल्प की जरूरत है, कुछ आर्ट वर्क टीम, वैसे आप बहुत अच्छी डूडलिंग किए हैं, तो इसको बिल्कुल छपवाइए। मैं इसका प्रचार प्रसार करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसमें ज्ञान जो दिखा है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। अंतिम इसी से एंड करेंगे, स्वयं का मोक्ष या सनातन धर्म की स्थापना? नहीं, एक स्वधर्म है, एक तुम्हारा प्रकृति के लिए धर्म है, मतलब एक शिव वाला धर्म है, एक शक्ति वाला धर्म है। तो स्वयं का मोक्ष शिव वाला धर्म है कि तुम अपना कृष्ण बोलते हैं ना कि खुद को ऊपर उठाओ, तो वो भी है, बट खुद को ऊपर, दूसरे को नीचे गिरा के नहीं उठाना है। तब वो बैलेंस में तुम दोनों से साथ में होंगे। तो मैं ऊपर उठूंगा तो अपने आप ही सनातन ऊपर उठेगा, वैसे हो जाएगा वो ना। आपकी स्माइल, मुस्कान बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जिस मंदिर में हम रुके हुए हैं इसकी इतिहास को भी जानकर, और आचार्य जी से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। कभी समय मिलेगा जब आप और कभी फुर्सत से बैठेंगे तो बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपसे जुड़ने के लिए। इसको ले लीजिए। जो बुक को पढ़ने के बाद, मैंने कृष्णमूर्ति के वर्क्स को पढ़ने के बाद जब आपके वर्क्स को पढ़ा है, दो वो ज्ञान रिफ्लेक्ट करता है, दो वो आप उनको फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस तरह से उनको समझकर कुछ उसमें ऐड ऑन कर पाए और वो जनरेशन ऑन वो ज्ञान आगे बढ़ पाए। अध्यात्म में बहुत कम होता है, क्योंकि अध्यात्म में लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज को पकड़े उसी का ज्ञान बताते बताते आगे चले आते हैं। वो जो नया कार्य है, वो आपने जो प्रारंभ किया है, वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। अरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद।